नमस्कार दोस्तों, वीएम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपको ग्रुप सी, एसएससी, पीसीएस और आईएएस जैसे एग्ज़ामों में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में बताएंगे और सीक्वेंस में सभी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। तो अब ज़्यादा न कहते हुए हम भूगोल के विषय में पढ़ेंगे सबसे पहले। और आप इस चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो के विषय में कमेंट करें। तो हम सर्वप्रथम फिजिकल ज्योग्राफी के विषय में पढ़ेंगे। तो इसमें हम कॉस्मोलॉजी के विषय में पढ़ेंगे। तो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी का मतलब है ब्रह्मांड विज्ञान। ब्रह्मांड विज्ञान इसे कहते हैं। ये ब्रह्मांड विज्ञान है क्या? ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और ब्रह्मांड में जो आकाशीय पिंड है वो किस रूप में व्यवस्थित है, तो ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अगर बात करें कि कॉस्मोलॉजी किस शब्द से लिया गया है, तो कॉस्मोलॉजी अंग्रेजी के कॉस्मोस शब्द से लिया गया, जिसका शाब्दिक अर्थ है सुव्यवस्था। इसका मतलब सभी आकाशीय पिंड एक निश्चित व्यवस्थित क्रम में लगे। तो हम अगर इसकी हिस्ट्री के विषय में बात करें कि इसका इतिहास क्या था, तो सबसे पहले हम इसके इतिहास के विषय में बात करते हैं, चर्चा करते हैं। तो वही सबसे पहले अगर हम बात करें तो कॉस्मोलॉजी का जो सर्वप्रथम अध्ययन किया वो 300 बीसी में या ईसा पूर्व में एक प्रसिद्ध विद्वान ने किया, जिसका नाम है एरिस्टार्कस। एरिस्टार्कस जिसका नाम है। एरिस्टार्कस ने कॉस्मोलॉजी के विषय में क्या कहा? एरिस्टार्कस ने सर्वप्रथम यह मत प्रतिपादित किया कि वास्तव में ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है। ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है और पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। यानी कि जो वास्तविक अवधारणा है वो सबसे पहले एरिस्टार्कस नामक वैज्ञानिक ने ही प्रतिपादित किया था। एरिस्टार्कस ने प्रतिपादित किया था। इसके करीबन काफ़ी वर्ष बाद 140 एडी में, यानी कि 440 वर्ष बाद 140 एडी में क्लाडियस टालेमी नामक विद्वान ने, क्लाडियस टालेमी नामक विद्वान ने एरिस्टार्कस के विपरीत मत प्रतिपादित किया। यानी कि इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है और सूर्य तथा अन्य ग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। यानी कि एरिस्टार्कस का मत एकदम सही था, लेकिन उस मत के विपरीत अवधारणा क्लाडियस टालेमी द्वारा दी गई। तो बहुत लंबे समय तक यह मत रहा कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है और सूर्य तथा अन्य ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। अब ये मत किसने प्रतिपादित किया कि वास्तव में ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है और पृथ्वी तथा अन्य ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं? यानी कि एरिस्टार्कस के मत का वैज्ञानिक प्रामाणिकता किसने दी? जी हाँ,
तो इसके बाद यूरोप में जब पुनर्जागरण का काल प्रारंभ हुआ तो पोलैंड के प्रसिद्ध खगोलविद जिनका नाम था कोपरनिकस, पोलैंड के प्रसिद्ध खगोलविद कोपरनिकस ने प्रयोगों द्वारा इस बात की पुष्टि की कि वास्तव में ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है और पृथ्वी तथा अन्य ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। कोपरनिकस के द्वारा दिए गए सिद्धांत में अभी बहुत सा सुधार करना बाकी था। कोपरनिकस ने प्रयोगों द्वारा ये पुष्ट कर दिया कि वास्तव में ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, यानी कि एरिस्टार्कस के मत का वेरिफिकेशन कर दिया कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन अभी भी इसमें सुधारीकरण का आवश्यकता थी, क्योंकि कोपरनिकस ने यह कहा कि सभी ग्रह आकार में समान है, और दूसरा कोपरनिकस ने यह कहा कि भाई सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, लगाते हैं, यानी कि सभी ग्रह आकार में समान नहीं है और सूर्य के चारों ओर सभी ग्रहों की कक्षा वृत्ताकार नहीं है। अतः कोपरनिकस के सिद्धांत में अभी और सुधारीकरण करना रह गया था। तो कोपरनिकस के सिद्धांत में सुधारीकरण जो किया वो किस विद्वान ने किया? तो वो किया डॉन केपलर ने। जी हाँ, डॉन या जॉन केपलर ने यह मत प्रतिपादित किया। तो डॉन केपलर ने ग्रहों की गति के संबंध में 3 नियम प्रतिपादित किए। ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किए और इसके तहत उन्होंने 3 नियम दिए। तो डॉन केपलर ने ही इस बात का प्रमाणीकरण दिया कि सभी ग्रह आकार में अलग अलग है, भिन्न भिन्न है और ग्रहों की जो कक्षा है वो वृत्ताकार नहीं है। सूर्य के प्रत्येक ग्रहों की कक्षा वृत्ताकार नहीं है, बल्कि अंडाकार या दीर्घ वृत्ताकार या ओवल शेप्ड है। जी हाँ, ये वृत्ताकार कक्षा है जो कोपरनिकस के अनुसार, और ये दीर्घ वृत्ताकार कक्षा है। तो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा का जो सिद्धांत दिया था वो डॉन केपलर ने दिया था और इसी को केपलर की गति संबंधी नियम कहते हैं। इसके आगे के वर्षों में अगर हम देखें तो 1605 ईस्वी में, यानी कि 17वीं शताब्दी में, इटली के महान खगोलविद गैलीलियो गैलीली ने दूरबीन का आविष्कार किया था। जी हाँ, दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो गैलीली ने किया था। गैलीलियो गैलीली ने दूरबीन का आविष्कार किया 1605 में, जिसके द्वारा बहुत से आकाशीय पिंडों को देखने में सफलता प्राप्त हुई। इसके बाद आपको पता है कि भाई गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया, और जब न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किया तो उससे बहुत से कृत्रिम ग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने में सफलता प्राप्त हुई। तो ये एक हिस्ट्री है कॉस्मोलॉजी के विषय में कि सबसे पहले किस व्यक्ति ने प्रतिपादित किया कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, एरिस्टार्कस। लेकिन एरिस्टार्कस के पास कोई प्रयोग नहीं थी, उसने प्रमाणिकता नहीं दी। तो प्रमाणिकता देने वाले जो थे वो कोपरनिकस थे, लेकिन कोपरनिकस ने ग्रहों की जो कक्षा बताई थी वो वृत्ताकार बताई थी, लेकिन दीर्घ वृत्ताकार कक्षा डॉन केपलर ने बताई थी, और गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। अब
आगे बढ़े। ब्रह्मांड अपने आप में बहुत विस्तृत है, व्यापक है, और इस ब्रह्मांड के अंदर आकाश गंगाएं हैं, बहुत सी आकाश गंगाएं हैं, और प्रत्येक आकाश गंगा अनगिनत तारों से मिलकर बनी है, अनगिनत तारों का समूह है। तो इससे पता चल रहा है कि सबसे बड़ा जो है वो ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड के अंदर जो है बहुत सी आकाश गंगाएं हैं, और ये प्रत्येक आकाश गंगा जो है वो कई तारों से मिलकर के बनी है, स्टार से मिलकर के बनी है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, तारों का जन्म किस प्रकार से हुआ, और तारों की मृत्यु किस प्रकार से होती है, तो इसे हम समझते हैं। तो सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में अगर हम बात करें कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में जो सबसे पहले मॉडल दिया था ब्रह्मांड की उत्पत्ति का, वो दिया था अलेक्जेंडर फ्रीडमैन ने। अलेक्जेंडर फ्रीडमैन ने सबसे पहले मॉडल दिया था। जी हाँ, अलेक्जेंडर फ्रीडमैन। अलेक्जेंडर फ्रीडमैन का जो मॉडल था वो आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत पर आधारित था। जी हाँ, आइंस्टीन के सापेक्षिता सिद्धांत पर वो आधारित था, या सापेक्षिक सिद्धांत भी आप कह सकते हैं, सापेक्षिक सिद्धांत पर वो आधारित था। और जो अलेक्जेंडर फ्रीडमैन ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में जो तर्क दिया था उस तर्क को नकारा गया, यानी कि वो तर्क को अमान्य घोषित किया गया। लेकिन अलेक्जेंडर फ्रीडमैन के ही तर्क में संशोधन करने के बाद 1929 में जॉर्ज लैम्पेरे नामक खगोलविद ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में बताया, और जब उन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में बताया तो उस सिद्धांत को मान्यता दे दी गई। यानी कि अलेक्जेंडर फ्रीडमैन और जॉर्ज लैम्पेरे का जो मिला जुला सिद्धांत था उसी को महाविस्फोट या बिग बैंग थ्योरी कहा गया। महाविस्फोट या बिग बैंग थ्योरी उसे कहा गया। क्या है ये महाविस्फोट का सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, तो इसे समझने का प्रयास करते हैं। बिग बैंग या महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार, महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड प्रारंभ में अत्यधिक संकुचित था। जी हाँ, ब्रह्मांड प्रारंभ में अत्यधिक संकुचित था। तो आप इस बिंदु को ब्रह्मांड मान सकते हैं, और बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड जो है संकुचित था। अब आप खुद समझिए कि जब चीज़ें आपस में सिकुड़ जाएंगी, एक ही जगह में एकत्रित हो जाएंगी, तो उससे डेफिनेटली डेंसिटी या घनत्व बढ़ेगा। तो जब
ब्रह्मांड प्रारंभ में एक बिंदु पर केंद्रित था, तो इस बिंदु के अंदर उच्च घनत्व और उच्च तापमान विद्यमान था। उच्च तापमान विद्यमान था और कालांतर में तापमान बढ़ता चला गया। तो तापमान बढ़ने के कारण इस बिंदु पर विस्फोट हुआ। कई अरब वर्ष बाद इस पर विस्फोट हुआ। तो विस्फोट होने के बाद ये तारा, ये बिंदु छोटे छोटे बिंदुओं में कन्वर्ट हो गया। और प्रत्येक बिंदु ने अपने आप में एक आकाशगंगा या तारों के समूह का निर्माण किया। और ये आकाशगंगाएं समय व्यतीत होने के साथ एक दूसरे से दूर दूर होती चली जा रही है। यानी कि इन आकाशगंगाओं की तुलना हम एक गुब्बारे में लगाए गए निशान से कर सकते हैं। यदि हम किसी गुब्बारे में निशान लगाएं और उसमें हवा भरें तो वो दो निशान एक दूसरे से दूर दूर होते चले जाएंगे। तो उसी प्रकार से ये जो आकाशगंगाएं बनी, ये निरंतर एक दूसरे से दूर दूर होती चली जा रही। तो इसी को बिग बैंग महाविस्फोट कहा गया। महाविस्फोट उस क्षण को कहा गया जिस क्षण में सूक्ष्म बिंदु जिसके अंदर अत्यधिक तापमान और घनत्व था, उसमें जब विस्फोट हुआ तो विस्फोट के उसी क्षण को बिग बैंग कहा गया और इससे आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। और अब इसी सिद्धांत पर आगे कार्य किया डॉक्टर एलन संडेजा ने। तो डॉक्टर एलन संडेजा जो है, उन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में दोलन गति का सिद्धांत दिया। दोलन गति का सिद्धांत। दोलन शब्द का अर्थ है बार बार होना, आवृत्ति होना किसी चीज की। तो डॉक्टर एलन संडेजा के अनुसार ये जो उच्च घनत्व और उच्च तापमान के बिंदु पर जब विस्फोट हुआ तो इससे जो विखंडित पदार्थ है वो एक दूसरे से दूर होते चले जाते हैं, लेकिन वो एक निश्चित समय तक एक दूसरे से दूर होते हैं। कालांतर में एक ऐसा समय आता है कि पुनः केंद्र पर स्थित बिंदु सभी बिंदुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, और जब वो अपनी ओर आकर्षित करता है तो पुनः उच्च घनत्व और उच्च तापमान का एक बिंदु बनाता है, और आने वाले समय में उस बिंदु पर फिर विस्फोट होता है। यानी कि विखंडन और जुड़ने की ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, और इसी को जो है दोलन गति का सिद्धांत कहा गया, जो डॉक्टर एलन संडेजा ने प्रतिपादित किया। जी हाँ, एक बार फिर से समझ जाइए कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में जो बिग बैंग या महाविस्फोट का सिद्धांत है, उसके अनुसार ब्रह्मांड जो है एक सूक्ष्म बिंदु के रूप में केंद्रित था, और इस सूक्ष्म बिंदु के अंदर अत्यधिक घनत्व और उच्च तापमान था, और तापमान में बढ़ोतरी के कारण इस पर विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने के बाद ये बिंदु छोटे छोटे बिंदुओं में विखंडित हो गया, और कालांतर में इन्हीं बिंदुओं में प्रत्येक बिंदु ने आकाशगंगा का निर्माण किया, और आकाशगंगा जो तारों का समूह है। डॉक्टर एलन संडेजा कहते हैं कि ये विखंडित बिंदु एक निश्चित अवधि तक एक दूसरे से
दूर होते चले जाते हैं। कालांतर में एक समय ऐसा आता है कि केंद्र का विखंडित पदार्थ सभी विखंडित पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करके पुनः उच्च घनत्व और उच्च तापमान का बिंदु बना लेता है, और इस बिंदु पर अत्यधिक तापमान के कारण पुनः विस्फोट होगा, कालांतर में विस्फोट होगा, और फिर वो विखंडित पदार्थ एक दूसरे से दूर होते चले जाएंगे और फिर वो केंद्र की ओर संकुचित होंगे। यानी कि बनने और बिगड़ने की ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। तो इसी को एलन संडेजा का दोलन गति का सिद्धांत कहा गया। अब आप लोग समझ गए कि सबसे बड़ा ब्रह्मांड के अंदर आकाशगंगा है, और आकाशगंगा अपने आप में तारों का समूह है, तारों का समूह है। अब प्रश्न बनता है कि तारे कैसे में बने और तारे कैसे में ग्रोथ करते हैं, रेड जेंट अवस्था को प्राप्त होते हैं, वाइट ड्वार्फ, ब्लैक ड्वार्फ, फॉसिल्स स्टार किस प्रकार से बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि तारों की उत्पत्ति कैसे में होती है। तारों की उत्पत्ति या उनका जन्म किस प्रकार से होता है, ऑरिजिन ऑफ स्टार। तारों की उत्पत्ति जो है वो नाभिकीय संलयन क्रिया के द्वारा हुई है। यानी कि जब दो हल्के नाभिक जुड़ करके एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं और अत्यधिक मात्रा में प्रकाश ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, तो उस क्रिया को नाभिकीय संलयन कहा जाता है। तो तारों की उत्पत्ति के संबंध में अगर हम बात करें तो इसमें एक सिंपल सा लॉजिक है कि ब्रह्मांड की अगर हम बात करें, ये पूरा ब्रह्मांड है, तो इस ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में जो तत्व विद्यमान है उसका नाम है हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन ही मूल तत्व है और हाइड्रोजन से हीलियम का निर्माण हुआ है, हीलियम से कार्बन का निर्माण हुआ है। तो ब्रह्मांड के अंदर जो हाइड्रोजन के बादल है, ये हाइड्रोजन का मेघ, ये हाइड्रोजन का मेघ। तो इनके घूर्णन से, यानी कि इन मेघों का कहीं न कहीं पे अक्ष होगा, तो इन मेघों के घूर्णन से ये हाइड्रोजन के बादल प्रभावित होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन प्रभावित होता है। और जब हाइड्रोजन प्रभावित होता है तो वो जुड़ जाता है, और जुड़ने के बाद हीलियम का निर्माण करता है और अत्यधिक ऊर्जा के रूप में तारे का जन्म होता है। अत्यधिक ऊर्जा के रूप में तारे का जन्म होता है। यानी कि अब हाइड्रोजन के घूर्णन से जो तारे का निर्माण हुआ है, उस तारे के अंदर हाइड्रोजन भी उपस्थित है और उस तारे के अंदर हीलियम भी उपस्थित है। और उस तारे के अंदर ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन है, कम मात्रा में हीलियम है, लेकिन तारे के अंदर जो संपूर्ण हाइड्रोजन है वो एक दिन हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब तारे के अंदर हाइड्रोजन पूर्ण रूप से हीलियम में कन्वर्ट होगा तो तारे की मृत्यु हो जाएगी, तारे में विस्फोट होगा। और जब तारे में विस्फोट होगा तो विस्फोट कुछ इस प्रकार से होगा। ये तारा है सपोज, और इसके अंदर जब हाइड्रोजन पूर्ण रूप से हीलियम में कन्वर्ट होगा
तो उसके बाद ये एक लाल अवस्था को प्राप्त होगा। यह तारा एक लाल अवस्था को प्राप्त होगा जिसे रेड जेंट या रक्तदानव कहा जाएगा। और जब ये तारा रक्तदानव अवस्था को प्राप्त होगा तो इसमें विस्फोट होगा। विस्फोट के बाद इसका केंद्रीय भाग अलग होगा और बाकी भाग अलग हो जाएंगे। और जो ये भाग अलग हो जाएंगे ये प्रारंभ में सफ़ेद होंगे। तो जब ये सफ़ेद होंगे तो इनको वाइट ड्वार्फ कहा जाएगा, यानी कि श्वेत वामन कहा जाएगा। इन तारों को श्वेत वामन कहा जाएगा। और ये तारे का जो भाग है, ये वाला भाग, ये तारे का भाग जो है, इसकी जब नाभिकीय ऊर्जा पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगी, नाभिकीय ऊर्जा पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगी तो ये बाद में काले रंग में बदल जाएगा। और जब ये काले रंग में बदल जाएगा तो इसे ब्लैक ड्वार्फ कहा जाएगा। यानी कि ब्लैक ड्वार्फ की कंडीशन में ही इसको फॉसिल स्टार या जीवाश्म तारा कहा जाएगा। और ये केंद्रीय भाग जो तारे का है उसे न्यूट्रॉन तारा कहा जाता है। तो तारे का जन्म कैसे होता है, तारे की मृत्यु कैसे होती है, और जब तारा अत्यधिक चमकता है तो वो अपनी मृत अवस्था को प्रदर्शित करता है। ये सब कुछ इसमें पूछा जा सकता है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।